राज्यसभा में गुपचुप रूप से अपोजिशन के लोगों ने दस्तखत किया और दस्तखत करके उसको जो है सो उस मोशन को जो महाभियोग वाला ये है उसको पेश किया। तो नेचुरली धनखड़ जी को ये चाहिए था कि वो इस पर सरकार से बात कर लेते कि भाई सरकार की क्या मंशा है। सरकार अगर लोकसभा में कर रही थी तो इस प्रस्ताव को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता कि उन्होंने कहीं न कहीं सरकार से अलग हट करके निर्णय लिया और इन्हें यह भी भय सताने लगा कि अगर हम सरकार के विरोध में कोई सरकार से बिना राय मशविरा के कोई निर्णय ले लिए हैं उसके कारण हो सकता है जो मुझ पर भी महाभियोग लगाया जा सकता है। अगर हम जिस सरकार के बल पर उपराष्ट्रपति बने हैं और उसी सरकार के विरोध में मतलब उसी सरकार से बिना राय मशविरा किए हुए कोई निर्णय ले लेते हैं और कहीं न कहीं से इनको यह एक संकेत मिल भी गया। तो हमको ऐसा लगता है कि जस्टिस वर्मा के केस में भी सरकार यही चाह रही है कि बहुत संयत रूप से सिर्फ जस्टिस वर्मा को ही टारगेट करके वो महाभियोग पास कराया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की अनुशंसा है। नमस्कार, मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं फर्स्ट लुक बिहार में, जहां हम देखते हैं खबरें जो जानना ज़रूरी है। और आज जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी खबर है वो है जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं, हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। और उनके इस्तीफ़ा के बाद, हालांकि उन्होंने उसमें कारण अपने स्वास्थ्य का बताया है, लेकिन इसके बाद उससे जुड़ी तमाम जो बातें हैं वो मीडिया में और राजनीतिक गलियारों में चल रहे हैं। तो इसी के बारे में और विश्लेषण करने के लिए हमने हमारे साथ स्टूडियो में आज मेहमानों को आमंत्रित किया है। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह जी और साथ में हैं राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह जी। तो शुरुआत करते हैं कि ये जो राजनीतिक गलियारों में और मीडिया हाउसेज में जो चर्चा चल रही है इनके इस्तीफे के बाद, तो क्या है इसकी पृष्ठभूमि, ये आप एक बार बता दें। देखिए, ऐसा है कि जगदीप धनखड़ जो हम लोगों के पूर्व उपराष्ट्रपति थे, वे राजस्थान से आते हैं और राजस्थान उच्च न्यायालय में ये 11 साल में ही वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित हो गए थे। बहुत ही शालीन व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे ढंग से मजबूती के साथ अपनी बातों को रखते हैं। वकालत भी इनकी बहुत अच्छी उच्च न्यायालय में चल रही थी। लेकिन जिस तरह से होता है, सभी आदमी की व्यक्ति की राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती है। उस राजनीतिक महत्वाकांक्षा के तहत ये सबसे पहले जनता पार्टी में जाते हैं और 1989 से लेके 91 तक ये जनता पार्टी में रहते हैं। और उसके बाद ये कांग्रेस में चले जाते हैं और कांग्रेस इनको अजमेर लोकसभा क्षेत्र से टिकट दे देती है, जहां ये चुनाव हार जाते हैं। उसके बाद फिर 93 में ये विधानसभा का चुनाव, राजस्थान विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं और 93 से 98 तक ये विधानसभा के सदस्य के रूप में राजस्थान में होते हैं। उसके बाद 2003 में ये भारतीय जनता पार्टी, जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी केंद्र में, उस समय 2003 में ये भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी इनको राजस्थान बीजेपी विधि प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बना देती है। आप समझ सकते हैं कि विधि प्रकोष्ठ वगैरह जो है वो एक अनुषांगिक ये है, अनुषांगिक उसके अंग है और उसका कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं होता है। 2014 में मोदी, केंद्र में मोदी की सरकार बन जाती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। 2019 में सरकार की नज़र इन पर पड़ती है। जैसा कि आपको मालूम है कि ये हिंदू जाट हैं राजस्थान के, और जाट बहुत ही संपन्न और बहुत ही शक्तिशाली जाति समुदाय है वो। तो इनको जो है सो सीधे वहाँ से उठाकर
और मोदी सरकार जो है उनको पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बना देती है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के दौरान आपने देखा होगा कि ममता बनर्जी जो वहाँ की मुख्यमंत्री हैं, उनका किसी राज्यपाल से नहीं पटता है, इनसे और ज़्यादा बिटरनेस हो गया। और ममता बनर्जी ने तो यहाँ तक कह दिया एक बार कि साहब यहाँ पर पश्चिम बंगाल में अगर विरोध पक्ष का कोई नेता है तो वो स्वयं राज्यपाल हैं, और राज्यपाल अपने संवैधानिक पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। और ममता बनर्जी ने उनको ब्लॉक भी कर दिया, अपने फेसबुक और ये इंस्टाग्राम वगैरह जो है उसे ब्लॉक कर दिया ताकि वो कोई बात टैग नहीं कर सके। इतना बिटरनेस बढ़ गया। इसी बीच में मोदी सरकार एक बार फिर से उनको गवर्नर से, वहाँ से गवर्नर से हटाते हुए उनकी और पदोन्नति करते हुए उनको भारतवर्ष के उपराष्ट्रपति पद के लिए नामित कर दिया। जैसा कि आप सबको मालूम है कि जो भारतवर्ष का उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा, जो द्वितीय सदन है, जो अपर हाउस है, उसका वो सभापति भी होता है। यानी जो उपराष्ट्रपति होगा वही सभापति होगा। और सभापति के साथ साथ एक उपसभापति की भी व्यवस्था की जाती है, जो अभी वर्तमान में हरिवंश, जो बहुत ही बड़े पत्रकार और ये मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, जनता दल यू की तरफ से वो वहाँ पर राज्यसभा में भेजे गए थे, वो अभी वहाँ पर उपसभापति के रूप में वहाँ काम करते हैं, डिप्टी चेयरमैन के रूप में काम करते हैं। तो ये एक इनकी कहानी, स्टोरी हो गई। लेकिन आपने देखा होगा कि इनके मुखरता के कारण जो अब सवाल उठ रहा है कि इन्होंने इस्तीफ़ा क्यों दिया है, तो निश्चित रूप से इस्तीफ़ा में इन्होंने जो दिया है वो स्वास्थ्य कारण अपने बताए हैं। लेकिन कोई भी जब पॉलिटिशियन इस्तीफ़ा करता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें खोजी जाती हैं और वो तरह तरह से क्यास लगाए जाते हैं कि ये कारण हो सकते हैं, ये कारण हो सकते हैं, ये कारण हो सकते हैं। तो जो तात्कालिक कारण जो अभी नज़र आ रहा है वो ये है कि जस्टिस वर्मा का जो महाभियोग लगाना है, उस महाभियोग लगाने में सुप्रीम कोर्ट ने अनुशंसा की थी कि चूँकि महाभियोग लगाने का अधिकार संसद को है, तो संसद में जो सरकार की मंशा थी कि वो लोकसभा में पहले इसको लाए। उसके कुछ कारण रहे होंगे, उस पर विस्तार से हम लोग जाने के से ये लंबा हो जाएगा, ये कि क्यों सरकार चाहती थी कि लोकसभा में हो। और सरकार ये भी चाहती थी कि इसमें सिर्फ सत्ता पक्ष के लोग ही सिग्नेटरी नहीं हो, दस्तखत करने वाले नहीं हों, बल्कि विरोधी पक्ष के लोग भी हों। और इसीलिए राहुल गांधी ने भी उस इम्पीचमेंट का जो ये प्रस्ताव था उस पर राहुल गांधी का भी दस्तखत लिया गया था। लोकसभा में वो एक्सेप्ट हो गया। सरकार चाहती थी कि इसको ये लोकसभा में बहस हो और फिर उसके बाद राज्यसभा में उसको लाया जाए। इस बीच में परसों, जिस दिन उन्होंने इस्तीफ़ा किया है, राज्यसभा में गुपचुप रूप से अपोजिशन के लोगों ने दस्तखत किया और दस्तखत करके उसको जो है सो उस मोशन को जो महाभियोग वाला ये है उसको पेश किया। तो नेचुरली धनखड़ जी को ये चाहिए था कि वो इस पर सरकार से बात कर लेते कि भाई सरकार की क्या मंशा है। सरकार अगर लोकसभा में कर रही थी तो इस प्रस्ताव को अभी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता, या फिर दूसरी बात ये थी कि जब लोकसभा में अपोजिशन और सत्ताधारी दोनों लोग मिलके महाभियोग लगाने की बात कर रहे हैं तो राज्यसभा में सिर्फ अपोजिशन ही क्यों आगे बढ़ रहा है। अपोजिशन को चाहिए था कि उसमें जो सत्ताधारी दल के लोग थे उनको भी शामिल करता, इनिशिएट करता। तो ये जो एक्सेप्टेंस उनका हुआ उससे सरकार के कान खड़े हो गए कि भाई ऐसा लग रहा है कि ये, चूँकि सरकार अभी आप देख रहे होइएगा कि सरकार किसी भी स्थिति में न्यायपालिका के साथ टकराव नहीं चाहती है, क्योंकि सरकार के बहुत सारे बिल होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं और आजकल तो लोग हर एक बात में सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं। तो अगर न्यायालय सभी बातों में अरंगा लगाना शुरू करेगी तो सरकार का कामकाज ठप पड़ जाएगा। इसलिए आपने देखा होगा कि मोदी सरकार लगातार न्यायपालिका के साथ कन्फ्रंटेशन से अपने को बचाती है। तो हमको ऐसा लगता है कि जस्टिस वर्मा के केस में भी सरकार यही चाह रही है कि बहुत संयत रूप से सिर्फ जस्टिस वर्मा को ही टारगेट करके वो महाभियोग पास कराया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का
की अनुशंसा है। लेकिन लोकसभा तो लोकसभा है, राज्यसभा तो राज्यसभा है, उसमें तो बोलने के लिए सब लोग स्वतंत्र हैं। उसके लिए कहीं कोई कोर्ट में और उन पर अवमानना का कोई मुकदमा तो चल नहीं सकता है। तो सरकार को ये भय है कि अगर हम इसको बिल्कुल बिना हम लोग इस पर ठीक से विचार किए हुए, और जो अध्यक्ष हैं, जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा में सुप्रीम होता है, वो सर्वोच्च व्यक्ति होता है। उसी के कहने पर कोई आदमी बोल सकता है, उसको समय निर्धारित करने का अधिकार है, उसको किसी को बोलने से रोक देने का अधिकार है, उसको रिकॉर्ड में किसी की बात जाएगी नहीं जाएगी उसको उसका अधिकार उसको है, और उसी तरह से राज्यसभा के सभापति को भी है। तो सरकार ये चाह रही थी कि लोकसभा में पहले जो स्पीकर हैं ये ओम बिरला, तो ओम बिरला इस कार्रवाई को कर लें और उसी पैटर्न पर फिर बाद में राज्यसभा में उसको किया जाए, ताकि न्यायपालिका पर बहुत ज़्यादा छीटाकशी करने का किसी को मौका नहीं मिले और लोग कंसंट्रेटेड होकर सिर्फ जो है सो जस्टिस वर्मा पर अपने को सीमित रखें। मुझे ऐसा लगता है एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में। तो एक तो वहाँ पर इनसे गलती हुई कि इन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। दूसरी बात यह है कि जैसा मैंने बताया कि इनका बैकग्राउंड कांग्रेस का है, इनका बैकग्राउंड जनता पार्टी का है, तो सरकार को अब ये भी लगने लगा था, और इनको नेचुरली सब लोगों की महत्वाकांक्षा होती है कि वो भाई गवर्नर थे, गवर्नर के बाद उपराष्ट्रपति हुए, अब वो चाहते होंगे कि राष्ट्रपति बने। जी, उनकी महत्वाकांक्षा के ऊपर हम फिर दोबारा आपके पास लौट के आएंगे। पहले इनके जो इस्तीफे के ऊपर जो हम चाहेंगे कि हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो भी एक बार अपनी प्रतिक्रिया दें कि आपको क्या लगता है ये जो इस्तीफा है और इससे अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं, आप क्या समझते हैं? जी, जहाँ तक हमारे जाने माने राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह लगभग बहुत सारी बातें बता ही दिए हैं, लेकिन जो मुझे लगता है जो बीमारी की बात है, तो बीमार तो थोड़ा मोड़ा पहले से ही चल रहे थे। अचानक इस तरह का कुछ हुआ नहीं जो अचानक इस तरह से बीमार पड़ गए जो आप इस्तीफा ही दे दें। इसमें वास्तविक यही लगता है, जो अंदाज़ा लगाया जाता है कि उन्होंने कहीं न कहीं सरकार से अलग हट करके निर्णय लिया, और इन्हें यह भी भय सताने लगा कि अगर हम सरकार के विरोध में कोई सरकार से बिना राय मशविरा के कोई निर्णय ले लिए हैं, उसके कारण हो सकता है जो मुझ पर भी महाभियोग लगाया जा सकता है। अगर हम जिस सरकार के बल पर उपराष्ट्रपति बने हैं और उसी सरकार के विरोध में, मतलब उसी सरकार से बिना राय मशविरा किए हुए कोई निर्णय ले लेते हैं, और कहीं न कहीं से इनको यह एक संकेत मिल भी गया था, जो चर्चाओं में है, संकेत मिल गया था जो आपने जो किया है, मतलब जो महाभियोग के मामले को विपक्ष के आवेदनों पर एक्सेप्ट किया है और सरकार से राय नहीं ली है, तो उस स्थिति में आप पर भी महाभियोग लगाया जा सकता है। अब कहाँ तक यह सत्यता है ये हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन जो आम चर्चा है, लोगों के बीच जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा है, इस तरह की बात आ रही है। तो हो सकता है इसी कारण अचानक इस्तीफा देने का कोई सवाल नहीं उठता है। अचानक इस तरह की कोई गंभीर बीमारी उन्हें दिख नहीं रही थी, जो अब बहुत गंभीर बीमारी है, जो अब उस काम लायक नहीं रह गए हैं, जो इस्तीफा दे रहे हैं। तो कहीं न कहीं उनके निर्णय के ऊपर, हालांकि वे बहुत विद्वान लोग थे, जानकार लोग थे, वो किए हैं, नियम के विपरीत नहीं किए हैं, लेकिन जिस सरकार ने और जिस पार्टी ने, जिस गठबंधन ने उनको यह दायित्व दिया, उनको इस पद पर लाया, उनसे बगैर राय लिए मतलब इस तरह का कदम उठाना, जिसके कारण उनको इस्तीफा देना पड़ा। तो ये तमाम जो है ये कयास लगाए जा रहे हैं। वापस आते हैं राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह जी, हम आपके पास कि और आपको क्या लगता है कि क्या कारण, क्योंकि बहुत तरह की बातें आ रही हैं, तो और कौन कौन सी संभावनाएं आपको लगती हैं? नहीं, ऐसा है कि जब आपने देखा होगा कि जब इसके पीछे में अगर हम लोग जाएं तो देखा होगा कि इन्होंने अपोजिशन के 60 लोगों को एक साथ सदन से बाहर निष्कासित कर दिया था, और इसके बाद इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी आया था। जिस अविश्वास प्रस्ताव, नियम है कि जब अध्यक्ष सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो सभापति चेयर पर नहीं बैठेंगे, उपसभापति चेयर पर बैठेंगे, और उपसभापति ने टेक्निकल ग्राउंड पर और ये कहते हुए कि ये इनकी छवि को, इनके चरित्र हनन का प्रयास है अपोजिशन के द्वारा, ये कहते हुए उसको, उस मोशन को रद्द कर दिया था। मुझको ऐसा लगता है कि जो मैं पहले भी कहना चाह रहा था कि ये किसी की भी महत्वाकांक्षा होती है, तो ये भी सोच रहे थे कि हम अब उपराष्ट्रपति के बाद हम राष्ट्रपति के लिए नामित होंगे,
लेकिन मोदी सरकार में जो हम देख रहे हैं उसमें ऐसा नज़र नहीं आता है। मोदी सरकार बराबर चौंकाने वाले फैसला लेती है। नेचुरली जब मुर्मू हटेंगी तो निश्चित रूप से, जब वर्तमान महामहिम जब जो हटेंगी तो निश्चित रूप से कोई नया चौंकाने वाला नाम हम लोगों के सामने होगा। तो इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे थे। तो अपोजिशन के साथ, जैसा कि लोग कहते हैं कि अपोजिशन के साथ भी, चूँकि इनके संबंध कांग्रेस से भी रहे हैं, इनके संबंध और भी दूसरी पार्टियों से भी रहे हैं, तो इनकी कुछ बातचीत हो रही थी। इनसे खरगे जी भी इनसे अकेले में मिले थे। फिर ये जो केजरीवाल हैं, वो केजरीवाल भी जो है सो उनसे जाके मिले थे। उसकी फ़ोटो भी वायरल हुई थी। तो इस तरह से और कुछ इस तरह के बयान भी इनके आए थे। जैसे किसानों पर, जैसा कि आपने देखा कि 6,000 रुपया मोदी सरकार ने किसान सम्मान योजना के तहत 6,000 रुपया करके 18,000 रुपया मोदी सरकार ने तय किया कि हम किसानों को देंगे। ठीक है कि वो 18,000 रुपया बहुत नहीं है, लेकिन जहाँ कुछ नहीं मिल रहा था किसानों को पिछले 40-50 वर्षों में, वहाँ पर मोदी सरकार ने ये फैसला लिया। और भी किसानों के हित में बहुत सारे फैसले लिए गए हैं। लेकिन अभी थोड़े दिन पहले की बात है कि एक भाषण के दौरान उन्होंने कह दिया कि किसानों की स्थिति बहुत ख़राब है और ये जो है सो जो 6,000 रुपया करके जो 18,000 रुपया दिया जा रहा है ये कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से ये थोड़ा सरकार के लिए और ख़ास करके उसके लिए जिन लोगों ने उनको बनाया है, चूँकि ऐसा तो नहीं है कि वो कोई अपनी योग्यता से कोई, ठीक है वो योग्य व्यक्ति हैं, लेकिन इस तरह के पदों पर पॉलिटिकल पार्टी के स्पॉन्सर के बिना कोई आदमी नहीं पहुंच सकता। ये सब लोग को सर्वविदित है ये। तो ये इशू भी था। उसके अलावा लोग कहते हैं कि उन्होंने एक संबंध में ये जो आपने अब योग्यता वाली बात कही, तो मैं एक ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगी कि हर किसी का ध्यान जो है वो प्रधानमंत्री मोदी के जो एक्स पर जो पोस्ट किया है उन्होंने इनके इस्तीफे के बाद, उसकी भी बड़ी चर्चा है। तो अगर उसकी चर्चा करते हुए आप बताएं इस संदर्भ को। आपने देखा, हाँ आपने बहुत अच्छी बात याद दिलाई। प्रधानमंत्री ने इतना किसी के इस्तीफे के बाद इतना छोटा कभी पोस्ट नहीं किया था। उसमें उन्होंने लिखा, श्री जगदीप धनखड़ जी को अनेक अवसर मिले विभिन्न पदों पर काम करने के और उन्होंने उसका अच्छे से निर्वहन किया। हम उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। तो इसमें आप मार्क कीजिए कि प्रधानमंत्री कोई लिखते हैं तो ऐसा नहीं है कि कुछ लिख देते हैं, यानी अवसर लिख रहे हैं। मतलब अवसर किसने दिया उनको, ये बताना वो चाहते हैं कि अवसर आपको भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार ने अवसर दिया कि आपको 2019 में पश्चिम बंगाल का गवर्नर बनाया और फिर आपको वहाँ से लेकर उपराष्ट्रपति के पद पर लाया। एक संदेश वो देना चाहते हैं कि हमने आपके लिए इतना किया। तो एक हो सकता है कि ये जो बातें हम लोग चर्चा में ला रहे हैं, हो सकता है कि इसमें कुछ और भी बातें हों जो कि जहाँ तक हम लोगों के पहुँच के बाहर की बात हो कि जिन कारणों से उनको देना पड़ा। लेकिन निश्चित रूप से स्वास्थ्य कारण नहीं है। ये तो बहुत बात स्पष्ट हो जाती है कि ये स्वास्थ्य कारण के नहीं हुआ है। अब हम लोग थोड़ी सी बात ये कर लें कि अब क्या हो सकता है। तो भारतीय संविधान में जो उपराष्ट्रपति की चर्चा की गई है उसमें उपराष्ट्रपति के इस्तीफे की स्थिति में टाइम फ्रेम उसमें नहीं है कि आपको इतने दिन के अंदर में इसको कर ही लेना है, लेकिन चुनाव होना है। तो नेचुरली अब हम लोग को ऐसा लग रहा है कि ये चुनाव, जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें दोनों सदन के सदस्य ही भाग लेते हैं। इसमें राज्य के विधानमंडलों का कोई रोल नहीं होता है। लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य वही लोग इसमें भाग लेंगे। तो अभी सेशन भी चल रहा है, तो इसलिए कोई स्पेशल सेशन भी नहीं बुलाना है। इसलिए मेरा अपना अनुमान है कि ये शायद इसी सेशन में, ये जो मानसून सेशन चल रहा है, इसी सेशन में उपराष्ट्रपति का भी चुनाव हो सकता है कि जब सेशन अंत होने लगे, जिस दिन अंतिम दिन हो उस दिन या उसके 1-2 दिन पहले उपराष्ट्रपति भी, हम लोगों को नए उपराष्ट्रपति मिल जाए। ये भी हम बात करेंगे नए उपराष्ट्रपति के बारे में कि कौन कौन संभावित हो सकते हैं। तो इसकी प्रतिक्रिया पहले हम हमारे वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह जी से जानना चाहेंगे कि आपको भी इतने दिनों तक का जो आपने देखा है, तो आपको अभी क्या लग रहा है इस पूरे माहौल में कि कौन हो सकते हैं उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार? देखिए, अभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति के इस्तीफा के बाद जो राज्यसभा के उपसभापति हैं
हरिवंश जी, उन्हें यह दायित्व दिया गया है, तत्काल प्रभाव उनको दिया गया है और वे उपराष्ट्रपति के लायक भी हैं, विद्वान भी है, जो संचालन सदन का कर रहे हैं वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। तो उसमें मुझे लगता है कि हरिवंश जी को ही आगे बढ़ाया जा सकता है। वैसे कई नामों की चर्चा है, एक मनोज सिन्हा जो है जम्मू कश्मीर के राज्यपाल, उनकी बातों को भी उनकी भी चर्चा हो रही है। एक तो हवा उड़ा दिया गया कि नीतीश कुमार जी बन सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी नहीं बनेंगे। इसलिए नीतीश कुमार जी नहीं बनेंगे जब अभी बिहार विधानसभा का चुनाव एनडीए नीतीश जी के नेतृत्व में ही जीतने के लिए प्रयासरत है। तो उस स्थिति में अगर नीतीश जी चेहरा को ही हटा दे और अलग भेज दे तो हमको लगता है यह मुश्किल है, एक अफवाह ही साबित होगा कि नीतीश जी उपराष्ट्रपति बन सकते हैं। इसमें अभी वर्तमान में जो हम देख रहे हैं तो सबसे ऊपर हरिवंश जी का नाम लग रहा है, जो उम्मीद है, जो उस लायक हैं भी, उस पद के लायक हैं, विद्वान हैं और लगातार जो उस सदन को चलाए हैं बहुत ही सलीके तरीके से और कोई विवाद नहीं हुआ है। बेहतर प्रधानमंत्री के काफ़ी करीबी भी हैं और अन्य दलों में भी उनका जैसे पैठ हैं, अन्य दलों से भी अच्छे संबंध हैं, इसलिए हरिवंश जी उपराष्ट्रपति हो सकते हैं। और एक अच्छी छवि के साथ इस तरह की उम्मीदवारी जो है वो हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनको वो लग रहा है कि ये हरिवंश जी जो है उनको मौका मिल सकता है। अब वापस आते हैं हमारे प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह जी, हम आपके पास आते हैं। आपको क्या लगता है कि कौन कौन हो सकते हैं उपराष्ट्रपति की इस रेस में? देखिए, ऐसा है कि जो वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र बाबू ने कहा है, निश्चित रूप से योग्यता में हरिवंश जी का कोई सानी नहीं है, कोई जवाब नहीं है और बहुत अच्छे से उन्होंने राज्यसभा को चलाया भी है, इसमें भी कोई दो मत नहीं है। लेकिन फिर मैं वही बात कहना चाहता हूँ कि अभी जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, आरएसएस, जो मेंटर है भारतीय जनता पार्टी की, उसकी एक सोच बनी है कि जो की पोस्ट है उसमें उन लोगों को दिया जाना चाहिए जो कहीं ना कहीं संघ से जुड़े हुए हों और उसके कुछ उदाहरण भी हैं, अनुभव भी हैं। जैसे आपने सत्यपाल मलिक को देखा कि सत्यपाल मलिक को बहुत आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, मोदी सरकार ने किया। लेकिन आज सबसे ज़्यादा अगर कोई अपोजिशन से भी ज़्यादा बड़ा कोई अगर उस सरकार की शिकायत करता है तो वो जो है सो वही है। आपने यशवंत सिन्हा को देखा जो बिहार से ही आते हैं और यशवंत सिन्हा जो है सो भारतीय जनता पार्टी ने उनको कहाँ से कहाँ बढ़ाया, लेकिन आज सबसे बड़े क्रिटिक जो हैं सो यशवंत सिन्हा ही हैं। तो ये सब लोग ऐसे लोग जो उदाहरण बने हैं, इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ये सोच है कि जो की पोस्ट है उसमें बैकग्राउंड आरएसएस का हो तो ज़्यादा अच्छा है। इसलिए थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि हरिवंश जी को शायद ये जगह नहीं मिले। हरिवंश जी जहाँ अपने पर, ये बात ठीक है, सही कहा है कि प्रधानमंत्री के साथ उनकी बहुत नज़दीकी है और वो नीतीश कुमार के भी बहुत नज़दीकी हैं। तो और नीतीश कुमार की नज़दीकी के कारण ही वो राज्यसभा में नामित हुए और दो बार गए, सेकंड टर्म भी उनको मिला है। और जब नीतीश कुमार 2020 के चुनाव के बाद जब फिर नीतीश कुमार एक बार आरजेडी के साथ गए तो ऐसा हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि हरिवंश जी इस्तीफा कर देंगे वहाँ से, चूँकि अब तो जदयू उस समय एनडीए छोड़ चुकी थी तो नैतिकता का तकाजा था कि अब वो छोड़ देते। लेकिन चूँकि वो पद जो है सो संवैधानिक पद है, निष्पक्ष पद है, तो और कहीं ना कहीं उसमें नीतीश कुमार की भी सहमति रही होगी कि नहीं, आप जहाँ पर हैं वहाँ बने रहिए। और प्रधानमंत्री भी उनको चाहे, नहीं तो प्रधानमंत्री भी उनको हटा माने वो सरकार भी उनको चाहती तो हटा सकती थी। तो इस तरह से निश्चित रूप से ये है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई आरएसएस पृष्ठभूमि का कोई व्यक्ति बन सकता है। अभी जो चर्चा आ रही है उसमें जैसा इन्होंने कहा कि मनोज सिन्हा आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के वहाँ हैं और अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं और एक समय में जम्मू कश्मीर के, और एक समय में उनको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने की भी जिस समय ये बने, हाँ, जो योगी जी बने उस समय उसके योगी जी के पहले उनका नाम भी चला था। तो एक और जम्मू कश्मीर में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, तो एक उनका नाम भी आ रहा है। राजनाथ सिंह जी का भी नाम चल रहा है क्योंकि राजनाथ सिंह जी भी बहुत ही वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और उनका भी बैकग्राउंड राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का है और उनका सभी दलों में उनकी बड़ी भारी प्रतिष्ठा है। तो इसलिए राजनाथ सिंह के नाम पर भी सहमति हो जा सकती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि राजनाथ सिंह जी तभी जाएंगे वहाँ जबकि
उनको ये बात तय हो जाएगी संघ परिवार और भारतीय जनता पार्टी के बीच कि अगले राष्ट्रपति भी उन्हीं को बनाया जाएगा, तभी कोई जाएंगे। तो राजनाथ सिंह जी का भी नाम है। तो लेकिन नीतीश को सही कहा रविंद्र बाबू ने कि अभी यहाँ आज हमने अंग्रेजी के अखबार में देखा कि बड़े बड़े बोल्ड में निकला है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते हैं, और उन्होंने बयान भी दिया है अपना कि नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाया जाए। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी कोई गलती नहीं करने जा रही है, क्योंकि विधानसभा का चुनाव है और विधानसभा के चुनाव में एनडीए को जीत उन्हीं के नीतीश कुमार के चेहरे पर ही मिलने जा रही है। इसलिए कभी भी नीतीश कुमार को अभी डिस्टर्ब करने का कहीं कोई प्रश्न नहीं उठता है। एक फाइनल कंक्लूडिंग स्टेटमेंट के लिए हमारे वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह जी आपके पास बढ़ेंगे कि एक आरोप जो बीजेपी के ऊपर हमेशा से लगता रहा है कि वो संघ जो है, संघ परिवार चला रहा है, आरएसएस चला रही है, तो आपको नहीं लगता कि इस आरोप से बचने के लिए वो इस बार शायद अपनी स्ट्रैटेजी को बदले और हरिवंश जी को पूरा चांस है उपराष्ट्रपति के पद पर आने का? जी, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। जो एक तो आरोप है ही, जो संघ परिवार का हस्तक्षेप बीजेपी में है, सत्ता चलाने में भी है, और आरएसएस बीजेपी के लिए बहुत ज़्यादा काम भी करता है। मतलब मतदाताओं को रिझाने से लेकर तरह तरह की स्ट्रेटजी है जिसके तहत वह उसका ये रहता है जो बीजेपी को मदद करे। लेकिन जो हरिवंश जी जो चेहरा हैं, उनसे न आरएसएस को कोई आपत्ति हो सकता है, न किसी दल को आपत्ति हो सकता है, और वे प्रधानमंत्री के करीबी हैं ही, और न्यूट्रल ईमानदार ढंग के शुरू से ही रहे हैं। उनके बारे में हम आपको बता भी दें, जिस अखबार के वो प्रधान संपादक बने थे, वह अखबार 600 प्रति कॉपी से उन्होंने शुरू किया था, और उसके बाद उस अखबार को राष्ट्रीय स्तर पर लाई। यह हरिवंश जी की देन थी। इसलिए हरिवंश जी उसमें फिट बैठते हैं और हरिवंश जी को बनाया जा सकता है। तो ये तो अभी तमाम जो चर्चाएं हैं, इसमें हम कयास लगा सकते हैं कि कौन बनेंगे उपराष्ट्रपति, लेकिन जैसे हमारे प्रोफेसर ने पहले ही बताया कि बीजेपी हमेशा चौंकाने वाले फैसले लेती है। तो ये हमारी तरफ से हमारे मेहमानों द्वारा कयास लगाए गए थे, लेकिन बीजेपी अपने चौंकाने वाले फैसले पर हो सकता है कायम रहे, और कौन होंगे उपराष्ट्रपति हमारे, ये कुछ ही दिनों में हमें पता चल जाएगा। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे नई नई खबरों से। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, और हमारे मेहमानों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया और ये तमाम बातें हमारे साथ शेयर की। आप बने रहिए हमारे साथ हमारे लगातार अपडेट के लिए, और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।